हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी दोस्त आपकी हिंदी की अध्यापिका कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो चलिए आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं वाणी श्रृंखला हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी की भूमिका से पाठ 4 और इस पाठ का शीर्षक है, इस पाठ का नाम है निंदक नियरे राखिए। जी हाँ, पाठ 4 निंदक नियरे राखिए। निंदक का मतलब, निंदा का अर्थ क्या होता है बच्चों? निंदा का अर्थ होता है दूसरों की बुराई करना। तो चलिए इस पाठ से पहले क्या शिक्षा है इस पाठ में क्या चीज़ हमें क्या समझाने की कोशिश की गई है, पहले हम इसे पढ़ते हैं। इस पाठ में दूसरों की बुराई करने वाले व्यक्ति की मनोदशा का हास्य व्यंग शैली में बड़ा सजीव वर्णन किया गया है। इसे पढ़कर निंदकों की पोल पूरी तरह से खुल जाती है। लेखक ऐसे लोगों की खिल्ली उड़ाता है जो रात दिन निंदा करने में ही लगे रहते हैं। निंदा मनुष्य के निम्न कोटि के विचारों की उपज होती है। पाठ प्रारंभ करते हैं बच्चों। साहित्य शास्त्रियों ने रसों की संख्या 10 मानी है। समय बदल गया है, पुरानी मान्यताएं आउट ऑफ डेट होती जा रही हैं। एक साहित्य के विद्यार्थी से जब पूछा गया कि तुम्हें सबसे अच्छा रस कौन सा लगता है, तो उसने उत्तर दिया गन्ने का रस। अध्यापक महोदय साहित्य में इस नए रस का नाम सुनकर चुप हो गए। इसी प्रकार यदि मुझसे पूछा जाए कि मुझे कौन सा रस सर्वश्रेष्ठ लगता है, तो मैं कहूँगा निंदा रस। सच पूछे तो अपना तो ये हाल है कि चाय ना मिले, भोजन ना मिले, सोने को ना मिले, कोई नुकसान नहीं, किंतु यदि दूसरे की निंदा करने का सुअवसर प्राप्त ना हो तो हमारा जीवन वीरान हो जाए। महंगाई के इस जमाने में यदि सबसे सस्ता एवं सरल मनोरंजन का कोई साधन बचा है तो वह है पर निंदा, यानी कि दूसरे की निंदा करनी, दूसरे की बुराई करनी। इसके लिए ना किसी ऑडिटोरियम की, हमें इसके लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना तो किसी ऑडिटोरियम की आवश्यकता है और ना ही किन्हीं अन्य उपकरणों की, ना निमंत्रण पत्र छपवाने का झंझट, ना सभा सोसाइटी चुनाव करने की किल्लत, ना मासिक चंदा। कम से कम एक श्रोता अवश्य चाहिए और आप निंदा रस का पूर्ण आनंद उठा सकते हैं। समय की पाबंदी, इसमें समय की कोई पाबंदी नहीं है। ताश के पत्ते नहीं तो आप ताश नहीं खेल सकते, कैरम बोर्ड ना हो तो आप कैरम नहीं खेल सकते। पर निंदा खेल में ऐसी कोई भी बाधा नहीं है, वहाँ तो किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। खेल में राजा और रंग का भेद नहीं माना जाता। पर निंदा खेल को सभी देखते ही नहीं अपितु खेलते भी हैं, सभी को अच्छा लगता है। पर निंदा मीठी रोटी है बच्चों, जिधर से तोड़ो उधर से मीठी। ये कौन कह रहा है? ये लेखक कह रहे हैं कि पर निंदा एक मीठी रोटी की तरह है, जिधर से तोड़ो उधर से मीठी। सुनने वाला भी मग्न है, निंदक भी रसलीन है। निंदा रस के उद्गम तथा विकास पर कोई शोध ग्रंथ मेरे देखने में नहीं आया। सुना है हाल ही में किसी विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य में निंदा रस शीर्षक से एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इस रूपरेखा में वैदिक काल से इसकी परंपरा का संकेत मिलता है। कबीर दास, जो सैकड़ों वर्ष पुराने कवि थे, संत थे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह भी किसी निंदक के सताए हुए थे। कैसे? क्योंकि उन्होंने लिखा है बच्चों, उन्होंने क्या लिखा है? उनका एक दोहा है जो कि ये रहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन मिला निर्मल करे सुभाय। कबीर दास तो महान थे, यदि उनका सिद्धांत सब मानते तो निंदा पीठ पीछे ना की जाती। सच पूछा जाए तो निंदा का आनंद परोक्ष में ही होता है, यानी कि सामने ही होता है। कोई भी निंदक को सादर आमंत्रित करके यह नहीं चाहेगा कि निंदक द्वारा निंदा सुनकर वह अपने मन को निर्मल करे। कबीर दास जी तो तिनके की निंदा करने को भी बुरा समझते थे, वो बिल्कुल निंदा नहीं करते थे। किंतु आजकल के निंदा के क्षेत्र में नए क्षितिज
छुए जा रहे हैं। निंदा करने में लोग अपने डैडी जी को भी नहीं छोड़ते, यानी कि अपने पिता को भी नहीं छोड़ते। गुरु जी तो किसी गिनती में नहीं रहे। एक विद्यार्थी से जब परीक्षा में फेल होने का कारण पूछा गया तो बोला, हम तो अपने डैडी की लापरवाही के कारण फेल हो गए। हमने पूछा सो कैसे, तो उसने बताया, हम तो परीक्षा दे आए थे, बाद में डैडी को परीक्षकों के पास जाकर हमारे अंक बढ़वाने थे, ये उन्होंने नहीं किया, इसी का नतीजा है कि हम फेल हो गए। जिम्मेदार डैडी हुए ना, हम उनकी मुंह की तरफ देखते रह गए। एक घर में सास दिन भर के लिए कहीं गई हुई थी। किसी पड़ोसिन को उस घर से कुछ लेना था। सास कभी किसी को कुछ दिया नहीं करती थी। पड़ोसिन चतुर थी, उसने सास की निंदा करना प्रारंभ कर दिया। बहू ऐसी रसमग्न हुई कि उसे चीज़ ही नहीं दी, बल्कि अपनी ओर से उसे अनेक उपहार भी दे दिए, क्योंकि उसने उसकी सास की निंदा की थी। तो ये होता है निंदा, ऐसी चीज़ होती है। और शाम तक बिना कुछ खाए उस पड़ोसिन से सास की बुराई सुनती रही। हमारे पड़ोसी भी मज़ेदार व्यक्ति हैं, उन्हें आप सदैव परनिंदा में लीन पाएंगे। यदि परनिंदा में कोई विश्व प्रतियोगिता होती तो वे कई पुरस्कार प्राप्त करते। किसी की प्रशंसा सुनना वे क्या करते, वे पाप समझते हैं। वे किसी की तारीफ सुन ही नहीं सकते, कुछ किसी की भी प्रशंसा नहीं सुन सकते। वे समझते हैं आप किसी की तारीफ करें तो वे तुरंत कहेंगे, अजी आज 4 पैसे क्या हो गए, बाबूजी पर भूखे थे। कई बार तो इनकी माँ हमारे घर से आटा मांगकर ले गई। इनकी बहन की बारात में बड़े फजीते पड़ जाते अगर हमारे डैडी उन्हें रुपए उधार ना देते। मतलब वो किसी की भी तारीफ नहीं सुन सकते थे, प्रशंसा सुन ही नहीं सकते थे। एक दिन मैं और वे एक कवि सम्मेलन में गए। उन्होंने कई कवियों के मुंह पर उनकी प्रशंसा करी। लौटने में उन्होंने सभी कवियों का अभिनंदन करना शुरू किया। उनकी दृष्टि में कोई बनता बहुत था, किसी की आवाज़ रेंगने जैसी थी, किसी की सूरत पर 12 बज रहे थे, किसी ने किसी दूसरे कवि के भावों का अपहरण किया था। बहरहाल उन्होंने जमकर सबकी निंदा करी। मैं अनुभव कर रहा था कि जिस समय वे निंदा करने में मग्न थे, उन्हें ऐसा आनंद आ रहा था मानो बड़ी रकम की लॉटरी उनके नाम निकल पड़ी है। उनकी बैठक एक प्रकार से परनिंदा भवन थी। शाम को अन्य निवेदक भी वहां पधारते थे। एक संगीत समारोह के संयोजक उनकी बैठक में आए। मैं भी उस दिन वही था। वे संयोजक से बोले, भाई इस संसार में संयोजक दुर्लभ हैं। धन्य हैं आप जो दूसरों के मनोरंजन के लिए ऐसा करते हैं। आज जबकि व्यक्ति अपने में ही सिमटता चला जा रहा है, आप एक अपवाद स्वरूप ही कहे जाएंगे। मतलब उन्होंने उनकी प्रशंसा करी। मैं अवश्य हाजिर होऊंगा और मेरे लायक कोई सेवा बताइए। उन्हें चाय पिलाई और जो ही वे बैठक से बाहर निकले, फिर क्या था, कहने लगे, धंधा बना रखा है लोगों ने संगीत के नाम पर। सारे गामा भी नहीं जानते, लेकिन चल दिए संयोजक बनकर। जैसे ही वो गए पेट, और वैसे ही उन्होंने उनकी निंदा प्रारंभ कर दी। ना कभी क्या प्रारंभ कर दी, बोले और क्या बोले, ना कभी चंदे का हिसाब देते हैं। अजी इन्होंने तो इन कर्मों से अपनी हैसियत बनाई है। मैंने उनको टोका भी, भाई साहब उनके सामने तो आप उनकी इतनी तारीफ कर रहे थे और उनके जाते ही उन पर पिल पड़े। उन्होंने भोलेपन से उत्तर दिया, यार बुराई करने का मजा तो पीठ पीछे ही है, सामने तो मूर्ख कहते हैं और हमारे कहने से क्या होता है, लोग मौज उड़ाएं और हम ज़बान से भी ना कहें। मैंने यह अनुभव किया कि वे जब किसी की निंदा करते हैं तो तटस्थ भाव से करते हैं। आवश्यक नहीं कि जिसकी वे बुराई कर रहे हैं, जिसकी वह बुराई कर रहे हैं वे नाराज़ हों। उन्हें तो बुराई करने की क्या है, उनको उनकी एक आदत पड़ गई है। वो जो है वो उनको आदत पड़ी, उन्हें तो बुराई करने की आदत पड़ गई है। वे बुराई के लिए बुराई नहीं करते। किसी का दिल दुखाना उनका उद्देश्य नहीं है, उनका उद्देश्य नहीं था।
कई बार वे अपनी इस आदत के कारण परेशानी में भी पड़ चुके हैं। अपनी पड़ोस में रहने वाली एक प्रौढ़ बुआ जी के बारे में उन्होंने ऐसे ही कुछ कह दिया। किसने? वो जो उनके मित्र थे। वे घर पर चढ़ आईं और लगी इनको धमकाने। काफ़ी आदमी जुड़ गए जिनसे उन्होंने अपनी बुआ जी की बुराई की थी, वह भी साक्षी के रूप में उपस्थित थे। देखा, लेने का देना पड़ गया ना। भाईजान रंगे हाथों पकड़े गए। बचते तो कैसे बचते, बड़ी मुश्किल से लोगों ने माफ़ी मंगवाकर उनका पिंड छुड़ाया। देखो, ये होती है गलत बात कि आप इतनी ज़्यादा निंदा करो, ये बहुत गलत बात है। कुछ दिनों तक सावधानी बरती, लेकिन फिर वही रफ्तार, वो फिर से शुरू हो गए। एक दिन ऐसा हुआ कि वे सार्वजनिक रूप से अपनी सास की निंदा कर रहे थे। वे इनसे कितनी बिगाड़ कराती हैं, उनका कैसा चिड़चिड़ा स्वभाव है, कैसी लोभिन है, आदि आदि। किसी ने सही कहा है कि दीवारों के भी कान होते हैं। बैठक में सभी प्रकार के लोग जमते हैं। किसी ने उनकी श्रीमती से सारी बातें कह दी। वो अपनी सास की बुराई कर रहे थे और किसी ने क्या किया, किसी ने उनकी पत्नी से शिकायत कर दी कि आपकी माँ के बारे में वो ऐसे ऐसे बोल रहे थे। अब देखो क्या हुआ है ना, कितना रोचक। सुबह सुबह मेरे घर आए और परेशानी की हालत में बोले, भाई क्या बताऊं, ऐसी बुरी आदत पीछे पड़ हो गई है। मैंने मजाक मजाक में अपनी सास जी के बारे में कुछ कह दिया था। किसी भिड़ाने वाले ने नमक मिर्च लगाकर श्रीमती जी से कह दिया है। अब वो डर गए। कल दिन भर में खाना नहीं बना और शाम को उन्होंने सारा सामान भी पैक कर लिया है और मायके जाने की तैयारी कर रही हैं। भाई तुम ही चलो, तुम कुछ हो सके तो इस मामले को समाप्त कराओ। मैंने कहा, यार आज पहली बार है, क्यों नहीं अपनी ज़बान पर काबू रखते हो? मन बहलाने के और भी साधन हैं। क्या दूसरों की निंदा करने के अतिरिक्त तुम्हारा मनोरंजन और किसी साधन से नहीं हो सकता? ये किसने कहा? ये उनके मित्र ने उनको बोला। भाई मर्द का कोई मामला होता तो मैं चला जाता, मियाँ बीवी के झगड़े में मैं पढ़ूं? इतने बाल मेरे सिर पर नहीं हैं। बहुत मिन्नत करने पर मैं उनके साथ चला गया। जब उन्होंने बहुत मिन्नत करी, चलो 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 तुम कुछ हमारा झगड़ा सुलझाओ, तो फिर वो उनके साथ गए। फिर क्या हुआ? श्रीमती जी के चेहरे पर लाली ऐसी की जैसे कि जेठ के मास को दोपहर में सूर्य की होती है। मैंने कहा, भाभी जी नमस्ते। उन्होंने बहुत ही औपचारिक रूप से नमस्ते कहा। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि बातचीत किस ढंग से शुरू की जाए। खैर साहब, किसी प्रकार मैंने साहस करके बातचीत प्रारंभ करी। वे तो भरी बैठी थी, उबल पड़ी। आखिर बूढ़े होने की आस। अब तक तो बाहर वालों की निंदा ही किया करते थे, अब घर वालों का नंबर भी आ गया। कौन बोला? उनकी पत्नी बोली, क्यों ना कोई अपने माँ बाप की बुराई सुनेगा, और वह भी बिना किसी कारण के। भाई साहब, नित्य ही निंदा करने के कारण इनकी दुर्गति होती है, और यह है कि इस आदत को नहीं छोड़ते। अब तो पड़ोसियों ने बोलचाल बंद कर रखी है। जिसकी देखो बुराई। मेरे बहुत समझाने बुझाने पर उनका गुस्सा उतरा। उन्होंने श्रीमती जी के सामने प्रतिज्ञा की वे किसी की निंदा नहीं करेंगे, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो शीघ्र अतिशीघ्र किसी की निंदा करेंगे, क्योंकि वे निंदा को ही रसराज मानते हैं। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों, आपको भी पाठ बहुत रोचक लगा होगा कि निंदा करने से कितनी ज़्यादा नुकसान होता है बच्चों। इसलिए हमें निंदा कभी ना करनी चाहिए और ना ही कभी सुननी चाहिए किसी और की निंदा। और अब है पाठ का नैतिक मूल्य। निंदा करना मनुष्य की कमज़ोरी और उसके मलिन मन की सूचक है। उसके मलिन मन की सूचक है और ये मनुष्य की कमज़ोरी भी है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए इससे दूर रहने का। और अब है कठिन शब्दों के अर्थ। आउट ऑफ डेट, प्रचलन से बाहर। किल्लत, दिक्कत। रसलीन का अर्थ है रस में डूबा हुआ। संयोजक का अर्थ है कार्यक्रम आयोजित करने वाला व्यक्ति। ऑडिटोरियम, दर्शक व श्रोताओं के बैठने का
स्थान, रंग का अर्थ है निर्धन और साक्षी का अर्थ है गवाह। और अब हम चल रहे हैं सही विकल्प पर, हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले है साहित्य शास्त्रियों ने रसों की संख्या मानी है 5, 8, 10 और 12। 10 परनिंदा है मीठी रोटी, मीठी सब्जी, मीठा रसगुल्ला या इसमें से कोई नहीं। परनिंदा है मीठी रोटी। प्रस्तुत हास्य व्यंग के लेखक है प्रेमचंद, रसखान, बरसाने लाल चतुर्वेदी या इसमें से कोई नहीं। इसके लेखक हैं बरसाने लाल चतुर्वेदी। प्रस्तुत हास्य व्यंग किस विषय पर है? प्रशंसा, क्रोध, निंदा या वीरता? प्रस्तुत हास्य व्यंग है निंदा पर। ठीक। और अब है निम्नलिखित के लिए सत्य और असत्य। निंदा सबसे महंगा मनोरंजन है, असत्य निंदा तो सबसे ज़्यादा सस्ता, क्योंकि इसमें कोई पैसा या कोई स्थान नहीं होता। निंदा करने वालों के घर में शांति रहती है? जी नहीं, वहाँ तो बहुत ज़्यादा अशांति रहती है। तो ये भी हो गया असत्य। निंदक का सभी सम्मान करते हैं, कोई नहीं सम्मान करता इनका, सब इनके ऊपर इन्हें कोई भी पसंद नहीं करता। निंदा करने वाले मित्र को उसकी पत्नी ने बहुत फटकारा, सत्य है, बहुत ज़्यादा फटकारा। पाठ में दिया गया दोहा कबीरदास जी का ही था, सत्य है, कबीरदास जी का ही था। और इसके बाद है रिक्त स्थान। मान्यताएं होती जा रही हैं, मान्यताएं आउट ऑफ डेट, मान्यताएं आउट ऑफ डेट होती जा रही है। सबसे सस्ता और सरल मनोरंजन का साधन बचा है तो वह है परनिंदा, दूसरे की बुराई। बच्चों आप कभी मत करना, ये चीज़ बहुत गलत होती है। खेल में राजा और रंग का भेद नहीं माना जाता। उन्होंने श्रीमती जी के सामने क्या की थी? उन्होंने श्रीमती जी के सामने करी थी प्रतिज्ञा की कि वे किसी की निंदा नहीं करेंगे। और इसके साथ हमारा ये रोचक पाठ यहीं समाप्त होता है। और इसके प्रश्न उत्तर कौन करेगा बच्चों? इसके प्रश्न उत्तर आप पाठ को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत आसान से इसके उत्तर हैं जो कि आप स्वयं करेंगे। तो इसके साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।